अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर वेलकम है, स्वागतम है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आज फिर हम इस शेर के साथ अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लगातार आपके लिए 12th के जो बच्चे हैं, जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, जो उर्दू में 100 का 100 नंबर लाना चाहते हैं, हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी करा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है हमारे क्लास से जुड़िए, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी ये क्लास मिलती रहे। तो आज पढ़ेंगे क्या? प्रॉमिस। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? प्रॉमिस। ये लेसन किसका है? प्रॉमिस आप लोग जो है ये जिलानी बानो का है। किनका लिखा हुआ है? जिलानी बानो का। कौन सा अफसाना? प्रॉमिस। किनका लिखा? जिलानी बानो का। चलिए, क्लास 12th है, एग्जाम 2025 में जो बच्चे बैठने वाले हैं, पहले देख लेंगे हम लोग जिलानी बानो की जीवनी के बारे में। जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। कहाँ? जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूं था। उनके वालिद का नाम क्या था? अल्लामा हैरत बदायूं। उनके वालिद उर्दू फारसी के शायर थे, आलिम दीन भी थे। देखते चलेंगे हम एक एक लाइन, जो आपके एग्जाम के लिए अहम है वही वही लाइन लेकर के आया हूँ। जिलानी बानो एमए तक तालीम हासिल की। जिलानी बानो ने एमए तक तालीम हासिल की। तो उन्होंने बेशतर इम्तिहानात प्राइवेट से ही पास किए। कौन? जिलानी बानो। आपने जो है एमए तक तालीम हासिल की, लेकिन उसमें से अक्सर एग्जाम जो है आप कैसे पास किए? प्राइवेट से ही। प्राइवेट का मतलब ये डिस्टेंस मोड में आपने एग्जाम दे करके पास किया। देखिए, प्राइवेट से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा स्कूल एक बैकग्राउंड है, एरिया, ये सारी चीजें सोचते हैं कि कैसे एग्जाम देंगे, क्या है नहीं है, पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जिलानी बानो जैसी शख्सियत आपके लिए जो है एक एग्जाम्पल है। उन्होंने सबा बदायूं के नाम से अपनी शायरी शुरू की। सवाल आ जाएगा आपको कि जिलानी बानो ने अपनी शायरी किस नाम से शुरू की थी, तो क्या बोलेंगे आप? सबा बदायूं के नाम से। किसके नाम से? सबा बदायूं के नाम से। उन्हें मौसीकी मुसव्विरी का भी शौक रहा। मौसीकी जानते हैं, यानी संगीत, गाने बजाने का शौक था। तस्वीर मुसव्विरी का यानी पेंटिंग का भी शौक था। लेकिन अफसाना निगार और नाविल निगार के तौर पर मशहूर हुई। आप किस नाम से मशहूर हुई जिलानी बानो? तो क्या बोलेंगे? अफसाना निगार और नाविल निगार के तौर पर मशहूर हुई। उनकी शादी मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज्जम से 1959 ईस्वी में हुई। देखिए, ये जो है आपके लिए हम लेकर के जो आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम क्लास है। और जो बच्चे ये पीडीएफ जिसको चाहिए, हमने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री में मिल जाएगा। रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, ये क्या है? ये जो है जिलानी बानो के अफसाने हैं। और रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, नई औरत, ये सब है किसका है? जिलानी बानो का। क्या है? ये जिलानी बानो के अफसाने हैं। फूल, बात फूलों की, उनके अफसानवी मजमू है। ये सब उनके अफसाने मजमू है। उनके नाविल में, यानी जिलानी बानो के नाविल कौन कौन से है, पूछ लेगा आपको कि जो है जिलानी बानो के नाविल के नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? बारिश संग है। ये किन का नाविल है? जिलानी बानो का। ईवान गजल, ये किन का नाविल है दोस्तों? जिलानी बानो का। तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे सवाल पूछे। उनके नाविल्ट है, नाविल के छोटे भाई को क्या बोलते हैं? नाविल्ट बोलते हैं। उनके नाविल्ट के नाम क्या है? नगमे का सफर, जुगनू और सितारे, ये उनके दोनों नाविलों के नाम। सवाल आपसे पूछ लेगा कि जिलानी वालों का नाविल कौन सा आपके निसाब में, कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है जिलानी बानो का, तो क्या बोलेंगे हम?
जिलानी बनो का जो है जिलानी बनो का अफसाना हमारे निसाब में प्रोमिस शामिल है। कौन सा प्रोमिस? प्रोमिस का मतलब जानते होंगे आप लोग। आप प्रॉमिस किए और हमारे क्लास को लाइक नहीं किए, यही है प्रॉमिस। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आपने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ भी लिखा, मोनोग्राफ भी लिखा। सवाल आएगा कि कृष्ण ये जिलानी वालों ने किसने जिलानी बानो ने किस पर अपना मोनोग्राफ लिखा? मोनोग्राफ तो आप क्या बोलेंगे, कृष्णचंद्र के ऊपर उन्होंने अपना मोनोग्राफ लिखा। किसके ऊपर? कृष्णचंद्र के ऊपर मोनोग्राफ लिखा। इतनी वजह समझ गए हम लोग। चलिए आगे चलेंगे। आपको मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, श्वेतलैंड नेहरू अवार्ड वगैरह से सरफराज किया गया। सवाल आएगा आपको कौन कौन अवार्ड से सरफराज किया गया, तो क्या बोलेंगे बच्चों? मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड और श्वेतलैंड नेहरू अवार्ड वगैरह से सरफराज किया गया। वो आज भी अपनी तख्लीकी कामों में पूरी तरह सरगर्म है। अफसाना प्रोमिस उनके मरकजी किरदार हैं। अफसाना प्रोमिस जो है उनके मरकजी किरदार क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। तो यानी पता चला कि ये जीवनी के बारे में हम किसके बारे में पढ़ लिए, जिलानी बनो। वो आज भी जिंदा हैं और आज भी वो अपने अफसाने, नावल और ड्रामे लिख रही हैं। तो उनके मरकजी किरदार कौन कौन है दोस्तों? किन के मरकजी किरदार? अब देखेंगे बच्चों, यानी अफसाना प्रोमिस में कौन कौन से, सवाल पूछ लेगा आपको, अफसाना प्रोमिस में अमू कौन थी? तो आप क्या बताओगे बच्चों? अमू जो है उसका मरकजी किरदार है और वो माँ थी, उनकी माँ। एक बूढ़ी औरत की कहानी है। ये प्रोमिस क्या है? एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो बड़ी मेहनत से अपने 4 लड़कों को आला तालीम जमीन बेचकर दिलवाती है। यानी एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम अमू है और वो जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और जो है जितनी जमीनें रहती है सब बेच करके अपने बच्चों को आला तालीम दिलाती है। यानी किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचा देती है। तो होता क्या है दोस्तों, ये अमू का शौहर जो है वकील होता है। सारी वकील की कमाई जितनी होती है सब जो है अपने बच्चों के पीछे लगाती है और जो है जो कुछ कमाई उनकी बच जाती है और वो सारे बच्चों को अपने पढ़ा लिखा कर बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा देती है। तो होता क्या है कि कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, बड़े बड़े पोस्ट पर चला गया और सबकी शादी हो गई, सब अपने बीवी और बच्चों के साथ, कोई अमेरिका में, कोई मलेशिया में, कोई इंडोनेशिया में, कोई कहीं रह रहा है। और जब इस बूढ़ी औरत जो बेचारी अपनी तालीम, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाती है अपना जमीन बेच करके, जब उसके इस दुनिया से गुजर जाने का वक्त आता है तो बच्चे आते हैं। बच्चे इसलिए नहीं आते हैं कि वो माँ बाप की खबर खैरियत ले, माँ के जो बीमार है महीनों से उनका इलाज करवाएं, बल्कि इसलिए बच्चे इस गर्ज से आते हैं ताकि वो इंतकाल हो और वो इस दुनिया से जाए कि हम लोग अपने जमीन जायदाद का बंटवारा कर लें। और उसके घर में एक जो है नौकरानी रहती है, वही उसका देखभाल करती है। तो यही उसकी मुख्तसर सी कहानी है। यहाँ तक के बच्चे एक बार आते हैं, देख देख कर चले जाते हैं और फिर माँ के मरने का इंतजार करते हैं ताकि मरे, हम जमीन का बंटवारा करें। और ऐसा होता है कि इंतजार करते करते जब माँ उसकी नहीं मरती है तो वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद माँ का इंतकाल हो जाता है। और कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई लंदन में है। और 4 बेटों को जिन्होंने अपनी जमीन बेच करके आला से आला तालीम की डिग्री दिलवाई थी, उनमें से कोई बेटा उनको कंधा देने वाला नहीं होता। सब बेटा फोन पर ही उससे प्रॉमिस करता है, अम्मू मैं आऊंगा, अम्मू मैं आप अच्छी हो जाओगी मैं आऊंगा, इस तरह से वादा करके रह जाता है। यहाँ तक कि माँ इस दुनिया से चली जाती है और कोई जो है उसको कंधा तक देने नहीं आता है। तो ये दोस्तों ये कहानी है बच्चों, ये कहानी है अफसाना प्रोमिस की। तो थोड़े मरकजी किरदार को उसको जान लेते हैं हम। नंबर 1, रशीद अमेरिका में इंजीनियर है। एक बड़ा बेटा उनका जिसका नाम रशीद है, वो अमेरिका में इंजीनियर है। और दूसरा बेटा जमशेद जो है, उसके बाद ये न्यूयॉर्क में इंजीनियर है। देख रहे हैं।
اور تیسرا بیٹا خورشید ہے، یہ شکاگو میں انجینئر، دیکھ رہا سارے بڑے بڑے پوسٹر پر ہے۔ حمید جو ایک بیٹا جو انڈیا ہی میں رہ جاتا ہے، جو پڑھنے میں بہت کمزور رہتا ہے، وہ کیا کرا نیتا بن جاتا ہے، وہ منسٹر بن جاتا ہے، تو وہ اپنے منسٹری میں مصروف ہے۔ تو 4 کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد بھی ماں کے جنازے میں کوئی شامل نہیں ہوتا ہے، کتنی افسوس کا مقام ہے۔ اس کہانی میں یہی بتایا گیا۔ تو اتنے اعلی عہدے ہونے کے بعد بھی ماں اس دنیا سے اکیلے رخصت ہو جاتی ہے اور کوئی بیٹا کندھا تک نہیں دینے آتا۔ تو یہ اس کی کہانی تھی۔ تو کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ امو کی کتنے بیٹی تھے، امو کون ہے، پوچھ لیتا ہے کہ یہ افسانہ پرومس میں امو کون ہے، تو امو ماں ہے، امو کون ہے، ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھ لیتا ہے کہ امو کے کتنے بیٹے تھے، تو کیا بولیں گے، امو کے 4 بیٹے تھے۔ کون کون بیٹے تھے، امو کے 4 بیٹے کون کون تھے، تو کیا بولیں گے دوستو، امو کے 4 بیٹے جو ہے یہ رشید، جمشید، خورشید، حمید، یہ 4 بیٹے امو کے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کلاس آپ کے لیے اس طرح لے کر آتے رہیں، تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور جو ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ جو بچے اردو میں کم نمبر لاتے ہیں ان تک پہنچ جائے، تو وہ اپنے اردو کو بہتر کر کے اچھا سے اچھا نمبر لا سکے۔ تو آپ سب کا ہماری کلاس سے جڑنے کے لیے شکریہ، پھر ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں۔